हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लंग कंप्लायंस। लंग कंप्लायंस वैसे तो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी सीरीज़ का पार्ट है, बट आज इसको इसलिए डिस्कस करें क्योंकि एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि लंग कंप्लायंस बताया जाए। लंग कंप्लायंस होता क्या है? लंग कंप्लायंस का मतलब है कंप्लायंस इज़ डिफाइंड एज, डेफिनेशन है, कंप्लायंस इज़ डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम per unit change in pressure, change in volume per unit change in the pressure। अब इसको अगर फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करें तो कंप्लायंस इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी। अब इसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। सिंपल भाषा में अगर समझें और लंग कंप्लायंस की बात करें तो अगर लंग में प्रेशर चेंज जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 mmHg का हो रहा है, 1 mmHg या 1 mm वाटर प्रेशर जिस भी यूनिट में बात करें, या 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर की बात कर लें कि 1 सेंटीमीटर वाटर का प्रेशर अगर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है? वॉल्यूम में 200 ml आ रहा है, तो ये एक लंग कंप्लायंस हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेंटीमीटर वाटर का प्रेशर चेंज होने पर, ये नापने का तरीका है 1 सेंटीमीटर H2O का मतलब यहाँ वाटर से संबंधित नहीं है। वाटर यहाँ कहने का मतलब नापने के अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे हम mmHg में नापते हैं वैसे 1 सेंटीमीटर चेंज इन वाटर। तो ये वाटर का प्रेशर नापने का तरीका है 1 सेंटीमीटर H2O वाला। तो 200 ml का चेंज आया। दूसरी तरफ दूसरा एग्जाम्पल लें जहाँ 300 ml का आया। एक एग्जाम्पल है 400 ml का चेंज आया। तो ये दिखा रहा है कि लंग कंप्लायंस बढ़ रहा है। चेंज सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर का हुआ। 1 सेंटीमीटर वाटर, ये प्रेशर नापने का तरीका है। 1 सेंटीमीटर वाटर चेंज इन प्रेशर हुआ, बट कम ये वॉल्यूम में कितना आया? 200, 300, 400, अलग अलग कंडीशन है। तो मैक्सिमम कंप्लायंस कहाँ पे हुआ? 400 ml। मतलब जितना एक यूनिट प्रेशर चेंज होने पे जितना ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज आएगा, कंप्लायंस उतना ज़्यादा होगा। अब लंग में कंप्लायंस होता किस वजह से, इस पॉइंट को समझते हैं। लंग में कंप्लायंस होता है एक तो लंग वॉल की वजह से, मतलब जो चेस्ट वॉल जिसे कह लें, चेस्ट वॉल जो होती है। दूसरा होता है जो लंग पैरेन्काइमा में चेंज होता है। तो एक प्रेशर चेंज हो गया कि जो लंग की वॉल में चेंजेस कितने आ रहे हैं उसकी वजह से, और चेस्ट वॉल में, और दूसरा कि लंग के पैरेन्काइमा में कितना चेंज आ रहा है। ये दो तरीके के फोर्सेस हो गए जो लंग कंप्लायंस को रिस्पॉन्सिबल करते हैं। इन दोनों का कंप्लायंस कंबाइन होके आता है। तो कंप्लायंस ऑफ लंग की अगर बात करें तो कितना होता है? लंग का जो कंप्लायंस होता है वो इन दोनों को मिला करके होता है, और लंग और चेस्ट वॉल को कंबाइन करें। सिर्फ लंग पैरेन्काइमा की बात करें तो 0.2 लीटर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर, और चेस्ट वॉल को कहें तो 0.2 लीटर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर। जब इन दोनों कंप्लायंसेस को ऐड करेंगे, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? तो रिज़ल्ट आएगा कंबाइंड कंप्लायंस। कंबाइंड कंप्लायंस क्या हुआ? कंबाइंड कंप्लायंस ये हुआ कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा 0.1 आएगा, 0.1 लीटर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब ऐसे आपको लग रहा होगा कि 0.1 क्यों आ रहा है, ये तो भाई 0.4 हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल को एक तरीके से समझिए। एक एक यूनिट वाटर, मतलब 1 सेंटीमीटर वाटर का प्रेशर चेंज होने पे 0.2 लीटर का चेंज आया था चेस्ट वॉल में, मतलब 200 ml का चेंज आया था। 0.2 लीटर इज इक्वल टू 200 ml। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 ml आ गया। लंग पैरेन्काइमा में भी 200 ml का चेंज आया। तो जब 1 सेंटीमीटर प्रेशर का चेंज आएगा तो 200 ml की कैपेसिटी यहाँ पे थी, 200 ml की यहाँ पे थी, बट प्रेशर चेंज तो 1 सेंटीमीटर ही है ना।
तो नेट चेंज कितना आएगा? नेट चेंज 0.1 का ही आएगा, क्योंकि आधा प्रेशर यहाँ पे यूज़ हो गया, आधा प्रेशर यहाँ पे यूज़ हो गया। तो नेट चेंज जो आएगा भाई, 1 सेंटीमीटर वाटर का जो प्रेशर चेंज हुआ वो दोनों को ऐड करके हुआ। तो आधा प्रेशर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आधा यहाँ हुआ, तो ये नेट कितना हो गया? नेट हुआ सिर्फ 0.1 लीटर। मतलब दोनों वॉल्स को एक्सपेंड करना था ना, चेस्ट वॉल भी अपोज कर रही थी, लंग पैरेन्काइमा भी अपोज कर रही थी। जब दोनों की दोनों अपोज करेंगी एक्सपेंशन को, तो प्रेशर चेंज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर चेंज होने पे ये जब दोनों का ऐड हो गया, तो आपको 0.2 लीटर पर सेंटीमीटर वाटर का रेजिस्टेंस यहाँ पे भी फील करना था, चेस्ट वॉल पे भी, पैरेन्काइमा पे भी। तो दोनों को कंबाइन होकर के एक्सपेंशन कितना होगा? सिर्फ 0.1 लीटर का। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 0.1 लीटर सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब वो कौन से फोर्सेस होते हैं जो लंग पैरेन्काइमा को अपोज कर रहे होते हैं? तो पहली चीज़ ये होती, लंग पैरेन्काइमा को या चेस्ट वॉल को अपोज कर रहे हैं, तो एक तो पहला प्रेशर ये हो गया कि जो इलास्टिक फोर्सेस हैं लंग टिश्यू के, नंबर 1 इज़ द जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है लंग कंप्लायंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग लंग कंप्लायंस, फैक्टर अफेक्टिंग लंग कंप्लायंस। तो पहला क्या हुआ? इलास्टिक फोर्सेस। पहला हुआ इलास्टिक फोर्सेस, किसके? इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग टिश्यू। दूसरा क्या हुआ? दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सरफेस टेंशन। हमें थोड़ा सा बैक चलना पड़ेगा, सरफेस टेंशन को समझना पड़ेगा। लंग कंप्लायंस ऐसे नहीं क्लियर होगा, लंग कंप्लायंस समझने के लिए सरफेस टेंशन भी समझना पड़ेगा। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं पीछे की चीज़ों पे। सबसे पहले लंग कंप्लायंस क्या होता है? लंग कंप्लायंस है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। मतलब एक यूनिट प्रेशर अगर चेंज किया तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। अगर वॉल्यूम में बड़ा परिवर्तन आ गया तो कंप्लायंस ज़्यादा हुआ, अगर वॉल्यूम में कम परिवर्तन आया तो कंप्लायंस कम हुआ। मतलब वॉल इलास्टिक फोर्सेस जितने कम होंगे, एक्सपेंशन का अपोज जितना कम होगा, जितने ऐसे फोर्सेस होंगे जो लंग को एक्सपेंड करने से रोक रहे हैं उनका प्रभाव कम होगा, तो कंप्लायंस बढ़ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, प्रेशर में कितना स्मॉल चेंज होने पे वॉल्यूम में कितना बड़ा चेंज आए, वही लंग कंप्लायंस है। और जितने कम प्रेशर बदल के जितना ज़्यादा वॉल्यूम बदलेगा वो हमारा लंग कंप्लायंस होगा। अब लंग कंप्लायंस में दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो चेस्ट वॉल है, ऊपर से लंग पैरेन्काइमा जो लंग टिश्यू है। 0.2 लीटर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर का लंग पैरेन्काइमा को भी होता है और यही सेम चेस्ट वॉल का होता है। बट फोर्सेस दोनों में डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का फोर्स लगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का लगा, तो दोनों में डिवाइड हो गया, तो नेट कंप्लायंस जो आएगा वो 0.1 लीटर का आएगा, क्योंकि तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब फैक्टर्स कौन से लंग कंप्लायंस को? एक इलास्टिक फोर्सेस ऑफ लंग टिश्यू जो कि फिक्स है, अगर वॉल में कोई चेंज आएगा, स्ट्रक्चरल कोई डिफॉर्मिटी आएगी, पैरेन्काइमा में कुछ चेंज होगा, लंग टिश्यू में चेंज आए, तो इलास्टिक फोर्सेस बदल जाएंगे। दूसरा क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या चीज़ है ये जाननी बहुत ज़रूरी है। सरफेस टेंशन का काम ये होता है कि वो हमेशा लंग एल्वेओलाई को बंद करने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि एल्वेओलाई क्लोज हो जाए। ये सारे फोर्सेस अंदर की तरफ लग रहे होते हैं और लंग को चाहते हैं एल्वेओलाई को सिकोड़ देना, बंद कर देना। वो चाहते हैं कि लंग एल्वेओलाई क्लोज हो जाए। ये जो सरफेस टेंशन होता है, यही एक एग्जाम्पल के तौर पर पानी की बूंद को गोल रखता है। जो वाटर का ड्रॉप होता है उसको जो गोलाई देता है वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो सरफेस टेंशन का मेन काम है हर हाल में ये लंग एल्वेओलाई को क्लोज करना। अब जो सरफेक्टेंट निकलता है टाइप 2 न्यूमोसाइट से, जो सरफेक्टेंट निकलता है जिसकी एब्सेंस में हेलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ हो जाती है, ये जो सरफेस टेंशन निकलता है टाइप 2 न्यूमोसाइट से, ये क्या करता है? ये सरफेक्टेंट रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को। अब जब सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, सरफेक्टेंट रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को, जितना सरफेस टेंशन कम हो जाएगा लंग को एक्सपेंड करना उतना ही आसान होगा। कैसे? सरफेक्टेंट ने सरफेस टेंशन कम कर दिया, तो ये जो एल्वेओलाई की बंद होने का नेचर था कि इसे बंद होना है, क्लोज डाउन होना है, ये अपोजिंग फोर्स इसको लगातार बंद कर रहा था, हवा को अंदर जाने से रोक रहा था, लगातार हवा को अंदर जाने से रोक रहा था।
ये फोर्स का पोजीशन हो गया कम, और जैसे ये कम हो गया तो यहाँ पर पहले जो एक्स अमाउंट प्रेशर चाहिए था ये 1/3 2/3 हो गया। अब x/3 प्रेशर ही हमें चाहिए इस एलोलाई को ओपन करने के लिए। यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि जब एक बच्चे की बर्थ होती है और प्री मेच्योर बेबी होता है, सरफेक्टेंट नहीं बना हुआ होता है, उस कारण में उस बच्चा इतना फोर्स नहीं लगा पाता कि पहली बार वो लंग्स को एक्सपेंड कर पाए, इसीलिए सरफेक्टेंट की ज़रूरत होती है। सरफेक्टेंट से सबसे बड़ा सरफेस टेंशन कम हो गया, और जैसे सरफेस टेंशन कम हुआ लंग्स को एक्सपेंड करना आसान हो गया। तो ये सरफेक्टेंट की क्लियरिटी अच्छी से रहनी चाहिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लंग कंप्लायंस होता है ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में अलग अलग होता है। इस ग्राफ को आप देखेंगे सारी स्टैंडर्ड फिजियोलॉजी बुक्स में आपको मिल जाएगा, गाइटेन में भी बना हुआ है। ये मैं गाइटेन का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये इधर वॉल्यूम का चेंज है, इधर प्रेशर का चेंज है। और अब इस कर्व को अगर ड्रॉ करें तो एक्सपिरेशन में कुछ कर्व इस तरीके से चलता है और इंस्पिरेशन में कुछ कर्व इस तरीके से चलता है। थोड़ा सा इसको बेटर ड्रॉ कर लेता हूँ, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है। तो अगर ये एक्सपिरेशन में कुछ इस तरीके से चल रहा है तो इंस्पिरेशन में कर्व इस तरीके से चल रहा है। ये थोड़ी सी बताने वाली बात ये है कि आप सिंपली इसको अगर देखें तो आपको एक्सपिरेशन ऐसे चल रहा है, डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करते हैं एक्सपिरेशन में इधर को इंस्पिरेशन में, क्योंकि इंस्पिरेशन में इधर क्यों चल रहा, प्रेशर लगातार जो है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ को अगर देखें तो एक्सपिरेशन के प्रोसेस में लगातार वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर भी रिड्यूस होता चला जा रहा है। इंस्पिरेशन में वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है और प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। आप ये चीज़ पाएंगे कि एक्सपिरेशन में कंप्लायंस ज़्यादा है। एक्सपिरेशन की अगर बात करें तो एक्सपिरेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि ये प्रेशर चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये प्रेशर का चेंज आया। इंस्पिरेशन में अपोजिंग फोर्सेस काम कर रहे थे जो लगातार लंग को एक्सपेंड होने से रोक रहे थे, बट एक्सपिरेशन में वही चीज़ हेल्प होने लगी। तो हमने डिफरेंस क्या देखा, इस डिफरेंस को कहते हैं हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या बताता है, चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर जो कंप्लायंस है वो डिफरेंट है, इंस्पिरेशन में डिफरेंट है और एक्सपिरेशन में डिफरेंट है। और ये जो डिफरेंस आ रहा है उसका बहुत बड़ा कारण है इलास्टिक फोर्सेस ऑफ लंग। सरफेस टेंशन तो सेम रहता है। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा एक बार समझना पड़ेगा, आराम से समझ में आ जाएगा। अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करें तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन या यही जो ग्राफ ड्रॉ किया था इसको कुछ अलग तरीके से एक ग्राफ यहाँ पे ये ऐसे बना लिया हमने, ये अपना क्लासिकल ग्राफ जो भी पहले ड्रॉ किया था। दूसरी तरफ ये हमारी नॉर्मल लंग्स हैं जिसमें सरफेक्टेंट पड़ा हुआ है, टाइप सेकंड न्यूमोसाइड से निकला हुआ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन चल रहा है, ये दूसरा ग्राफ हो गया। लेकिन एक हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं जहाँ हमने लंग्स में क्या किया, सलाइन फिल कर दिया, लंग्स में सलाइन फिल कर दिया। ये यहाँ पे वही चीज़ें हैं, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पर प्रेशर है। लेकिन आप अगर इस सलाइन फिल्ड ग्राफ को देखें तो सलाइन फिल्ड ग्राफ में क्या है कि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं, जो अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो इंटरफेस है वो ख़त्म हो गया। जो इंटरफेस आप देख रहे थे, जो इंटरफेस फील हो रहा था ड्यू टू एयर और वाटर का इंटरेक्शन का, क्योंकि सरफेक्टेंट प्रेजेंट था अंदर एल्वेलाई के सरफेस पे, सरफेक्टेंट अंदर एल्वेलाई के सरफेस पे प्रेजेंट था और एक इंटरेक्शन हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे हवा आ रही थी, एयर आ रही थी, तो एयर का और इस सरफेक्टेंट का इंटरेक्शन हो रहा था। वो इंटरेक्शन अब ख़त्म हो गया क्योंकि पूरी लंग्स में सलाइन वाटर फिल कर दिया। और जैसे ही सलाइन वाटर फिल किया, आप देखिए कंप्लायंस कितना ज़्यादा बढ़ गया। बहुत स्मॉल चेंज, जो यहाँ पे ये चेंज जो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, जो यहाँ पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में कोई ख़ास चेंज ही नहीं दे पा रहा है,
ये डिफ्लेशन इन्फ्लेशन में जो कोई ख़ास डिफरेंस दे ही नहीं पा रहा है, वहाँ पर इतना बड़ा चेंज आ रहा है वॉल्यूम का, इतना बड़ा चेंज आ रहा है वॉल्यूम का, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सरफेस टेंशन का फैक्टर ख़त्म ही हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट इस वजह से है जो ये चीज़ दिखाना चाहता है कि in air filled lungs both the opposing forces are present, but the difference between the two curves in the surface tension forces, which is the major opposing force for the lung distension। तो ये मेन पॉइंट हमें दिखाना चाहता है कि जो हमारा ये पुराना डायग्राम था, जो ये यही डायग्राम यहाँ पे एडिशनली ऐड हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे सिर्फ इलास्टिक फोर्सेस काम कर रहे हैं और सरफेस टेंशन फोर्स काम कर रहा है, इसलिए ये मेजर चेंज आपको दिखाई पड़ रहा है। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलाइन फिल्ड लंग्स हैं, केवल इलास्टिक फोर्सेस काम कर रहे हैं और कितना बड़ा चेंज आ गया। तो ये दो बातें इस समय बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर हो रही हैं। पहली चीज़ ये क्लियर हो रही है कि सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। अगर सरफेस टेंशन को सर्फेक्टेंट ने रिड्यूस नहीं किया तो लंग्स को इन्फ्लेट कर पाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बट अगर सरफेस टेंशन रिड्यूस हो गया तो लंग्स इजीली फंक्शनल हो जाएंगी और ये सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन की नीड हर समय है। जैसे ये प्रोडक्शन कम हुआ, एल्वेओलाई क्लोज होने की कोशिश करेंगी, छोटी एल्वेओलाइज में प्रेशर और ज़्यादा होगा, कभी जब इस चीज़ को और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फिर बताएंगे। तो एल्वेओलाई में और ज़्यादा प्रेशर होगा, छोटी एल्वेओलाई और जल्दी बंद होंगी और रिज़ल्ट ये होगा कि हर हाल में आधे से ज़्यादा लंग फूल नहीं पाएंगे, स्पेस बर्बाद हो जाएगा, वेंटिलेशन होगा ही नहीं। अब लंग कंप्लायंस भी दो तरीके का होता है, एक स्टैटिक लंग कंप्लायंस होता है और एक डायनेमिक लंग कंप्लायंस होता है। तो लंग कंप्लायंस कौन सा हो गया, एक स्टैटिक लंग कंप्लायंस और एक डायनेमिक लंग कंप्लायंस। नंबर 1 स्टैटिक लंग कंप्लायंस एंड सेकेंड इज द डायनेमिक लंग कंप्लायंस। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। स्टैटिक लंग कंप्लायंस का मतलब है इट्स द मेजर ऑफ कंप्लायंस एलोन, मेजर ऑफ कंप्लायंस एलोन। बट द डायनेमिक लंग कंप्लायंस का मतलब ये है, डायनेमिक लंग कंप्लायंस का मतलब ये है कि इसमें लंग कंप्लायंस के साथ साथ एयरवे रेजिस्टेंस भी जुड़ा है। इसीलिए डायनेमिक लंग कंप्लायंस को तब नापते हैं जब ब्रीथिंग का प्रोसेस चल रहा हो, ड्यूरिंग ब्रीथिंग नापते हैं। और स्टैटिक लंग कंप्लायंस विदाउट ब्रीथिंग, ड्यूरिंग ब्रीथिंग नापा जाता है डायनेमिक लंग कंप्लायंस। और इसमें दो चीज़ें जुड़ जाती हैं, एक तो पहली चीज़ कि कंप्लायंस जो लंग्स का ऑलरेडी था ही, जो इलास्टिक फोर्सेस और सरफेस टेंशन की वजह से था, तो कंप्लायंस और दूसरी चीज़ ऐड हो जाती है जिसे कहते हैं एयरवे रेजिस्टेंस। तो अगर एयरवे रेजिस्टेंस में किसी तरीके का चेंज आ रहा है तो लंग कंप्लायंस, डायनेमिक लंग कंप्लायंस चेंज होगा। बट स्टैटिक लंग कंप्लायंस में सिर्फ और सिर्फ तब चेंज आएगा जब वॉल के टेक्सचर में चेंज हो। जैसे स्टैटिक लंग कंप्लायंस में बहुत बड़ा चेंज आता है एम्फाइसेमा में, दोनों में आता है खैर, डायनेमिक और स्टैटिक में। बट स्टैटिक कंप्लायंस जो होता है वो एम्फाइसेमा में इंक्रीज़ कर जाता है और डायनेमिक डिक्रीज़ कर जाता है। और डायनेमिक कंप्लायंस जो है, जिसमें ऐसी भी डिजीज जिसमें बोथ स्टैटिक और डायनेमिक लंग कंप्लायंस कम हो जाता है। कंप्लायंस कम हो जाने का मतलब सिंपल सा है, फिर से समझिएगा। कंप्लायंस क्या था, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम चेंज हो रहा है एक यूनिट प्रेशर चेंज होने पे, तो इसका मतलब कंप्लायंस कम हो रहा है। और कंप्लायंस जितना कम है इसका मतलब सांस लेने में मेहनत उतनी ज़्यादा है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, खींचना कंप्लायंस जितना कम है, कंप्लायंस जितना कम है, इंस्पिरेशन उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इंस्पिरेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट एक्सपिरेशन आसान है, एक्सपिरेशन आसान है। क्यों? क्योंकि जितनी खींचने में मेहनत लगी वापस में वही फोर्स रिक्वायर करके कम मदद करेगा हवा निकालने में। बट अगर कंप्लायंस बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, इसका मतलब सांस लेना आसान हो गया, इंस्पिरेशन इजी है, बट एक्सपिरेशन भी उतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, एक्सपिरेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली। इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लायंस कम या ज़्यादा नहीं, बैलेंस्ड रहना चाहिए। क्यों? कंप्लायंस कम हो गया तो कम यूनिट
प्रेशर चेंज होने पे बहुत ज़्यादा लंग्स फूलेंगे। इंस्पिरेशन आसान हो गया, बट उसी हवा को बाहर भेजना कठिन हो जाएगा। इंस्पिरेशन कठिन हो गया बट एक्सपिरेशन आसान हो जाएगा। अगर कंप्लायंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंस्पिरेशन ईजी हो जाएगा, हल्का सा प्रेशर चेंज करेंगे लंग तुरंत फूल जाएगी। बट एक्सपिरेशन उतना डिफिकल्ट हो जाएगा, उस हवा को बाहर निकालना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे टेक्निकलिटी कुछ एग्जांपल्स अप्लाइड के अगर देख लें तो ऐसी कंडीशन जिसमें बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक कंप्लायंस डिक्रीज करते हैं, दोनों डिक्रीज करते हैं। तो ऐसी कौन सी बीमारी हो गई, एक हो गई पल्मोनरी इडेमा, दूसरा कंसोलिडेशन, तीसरा प्लूरल इफ्यूजन एंड फोर्थ न्यूमोथोरैक्स। अगला क्या है, ऐसी कंडीशन जब डायनेमिक कंप्लायंस तो डिक्रीज कर जाए, डायनेमिक कंप्लायंस डिक्रीज कर जाए मतलब इंस्पिरेशन डिफिकल्ट हो जाए। कंप्लायंस डिक्रीज करने का भाई यही मतलब इंस्पिरेशन डिफिकल्ट हो गया, बट स्टैटिक पे कोई असर चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक पहला एग्जांपल है ब्रोंकोस्पाज्म। ये कैसे समझ में आया, ब्रोंकोस्पाज्म में क्या होगा भाई, एयरवे रेजिस्टेंस। अभी हमने क्या बोला था कि डायनेमिक कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस प्लस एयरवे रेजिस्टेंस प्लस कंप्लायंस ऑफ द लंग। अब वो तो स्टैटिक पे आप कह रहे हो कोई चेंज नहीं, मतलब चेस्ट वॉल में कोई अंतर नहीं है, लंग के पैरेन्काइमा में अंतर नहीं, बट एयरवे रेजिस्टेंस है। तो एयरवे रेजिस्टेंस का एग्जांपल कौन सा हुआ, ब्रोंकोस्पाज्म। ईटी इंडोट्रैकियल ट्यूब अगर किसी पेशेंट में डाल रखी है तो इंडोट्रैकियल ट्यूब को ऑब्स्ट्रक्शन, ये 2 पॉइंट हो गए। तो एयरवे रेजिस्टेंस जब होगा तो सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक कंप्लायंस पे अंतर पड़ेगा। बट अगर लंग के पैरेन्काइमा में, लंग टिश्यू में चेंजेस आ रहे हैं तो कहाँ फ़र्क पड़ेगा, स्टैटिक कंप्लायंस पे। ऐसे ही एम्फाइसमा का एग्जाम्पल है। एम्फाइसमा में क्या हो रहा है, एम्फाइसमा में स्टैटिक कंप्लायंस इंक्रीज कर रहा है बट डायनेमिक डिक्रीज कर रहा है। इस चीज़ को कभी फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कंप्लायंस एक स्पेसिफिक कंप्लायंस का भी टर्म होता है, एक टर्म जान लीजिए, कभी कोई सवाल आ गया तो जवाब देने में आसानी रहेगी। इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक कंप्लायंस। स्पेसिफिक कंप्लायंस का फॉर्मूला है निकालने का, कंप्लायंस, जो भी कंप्लायंस था वो कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय FRC। FRC का क्या मतलब, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो आई होप कंप्लायंस आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ यहाँ पे कन्फ्यूज़न लग रही है, चाह रहे हैं कि और डिटेल में चलें, तो दोबारा भी डिस्कस हो जाएगा। और कंप्लायंस में थोड़ा सा टेक्निकलिटी रहती है, बस कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए जो मैं बार बार कह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो दिमाग में ये बैठा लीजिए कि कंप्लायंस का मतलब यही है कि कितना प्रेशर में चेंज किया जाए, प्रेशर में अगर 1 यूनिट का चेंज किया जाए तो वॉल्यूम में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अगर लंग्स में थोड़ा सा प्रेशर चेंज करने से लंग में वॉल्यूम का चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मतलब कंप्लायंस बढ़ रहा है। कंप्लायंस अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब लंग फुलाना आसान है। लंग फुलाना आसान है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में इंस्पिरेशन इजी हो जाएगा, एक्सपिरेशन कठिन हो जाएगा। दूसरे फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जो चेस्ट वॉल है, जो इलास्टिक टिश्यूज़ हैं उनका कंप्लायंस कितना है, वो कितना टाइट हैं, इस पे फ़र्क पड़ेगा। सरफेस टेंशन हमेशा अपोज करेगा कि लंग को फूलने ना दे, तो सरफेक्टेंट क्या करेगा, कंप्लायंस को बढ़ाएगा। हमेशा जो अपोजिंग फोर्सेस हैं वो चाह रहे हैं लंग कम एक्सपेंड हो, और जो भी फैक्टर्स ये हेल्प करेंगे कि लंग्स आसानी से एक्सपेंड हो, उन अपोजिट फोर्सेस जो लंग्स को सिकोड़ के रखना चाहते हैं उनका जब अपोज करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि लंग कंप्लायंस बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर लंग कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है तो इंस्पिरेशन डिफ़िकल्ट है। एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जो अर्ली चाइल्ड बर्थ होती है, प्री मेच्योर बेबी है होते हैं जिसमें सरफेक्टेंट प्रोडक्शन कायदे से नहीं हुआ होता है, सरफेक्टेंट जो होता है वो बहुत कम रिलीज़ हुआ होता है या ना के बराबर होता है, तो लंग्स इतना ज़्यादा सरफेस टेंशन का फोर्स होता है कि लंग्स को बच्चा कितना भी रोले, प्रेशर लगा ले, सांस खींच पाना मुश्किल होता है, लंग्स को एक्सपेंड कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। और ये जो आपने सलाइन वाला एक्सपेरिमेंट देखा था, सलाइन वाला ये एक्सपेरिमेंट जो था, किसमें देखिए सलाइन फिल करते ही एकदम बिल्कुल ही
अलग तरीके से चल रहा है, ये ग्राफ आ रहा है सलाइन फिल करते ही, और जब आप नॉर्मली कर रहे हैं तो ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का कर्व चल रहा है बड़ा वाला। अभी सलाइन फिल्ड होते ही सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि सर्फेक्टेंट का जो इंटरेक्शन है, जो एयर और वाटर इंटरेक्शन है, वो ख़त्म हो गया। लंग्स में आपने पूरा सलाइन वाला पानी भर दिया तो सिर्फ पानी पानी अंदर नमक वाला है, और वो पानी है तो जो एयर वाटर इंटरफेस है वो ख़त्म, सरफेस टेंशन की कहानी ख़त्म, और इतना ज़्यादा कंप्लायंस बढ़ गया। देखिए बहुत प्रेशर में चेंज ना के बराबर हो रहा, वॉल्यूम में बहुत मेजर चेंज हो रहा। तो ये चीज़ इस बात को प्रूव करती है कि सरफेस टेंशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपोजिंग फोर्स इन द लंग एक्सपेंशन। सो आई होप क्लियरिटी आई होगी। थैंक यू, फिर आगे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।